नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पशु प्रजनन। तो पशु प्रजनन में आपके सामने ये पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं पशु प्रजनन का। तो इन ग्रेडिंग अप, देखो भाई, ग्रेडिंग अप के बारे में आपसे पूछा गया है ना। ग्रेडिंग अप, क्रमोन्नति विधि। प्रजनन कराने पर शुद्ध नस्ल, लगभग शुद्ध नस्ल प्योर ब्रीड हमको लगभग 7वीं पीढ़ी में मिलती है, 7th जनरेशन में। 7 पीढ़ियों का समय लगता है। ध्यान देने वाली बात है, क्रमोन्नति ग्रेडिंग अप कहलाती है। यह देसी झुंड, इंडिजिनस हर्ड को सुधारने की सबसे बढ़िया विधि है। ये आपको जरूर ध्यान देना है। इंडिजिनस हर्ड के बाद में अगर हम बात करें तो ये केवल फीमेल मतलब मादा पशुओं में ही सुधार करती है। नर जो है वैसे भी नर किसी काम के नहीं है, तो इस विधि में भी जो उत्पन्न नर होता है वो किसी काम का नहीं होता है। अगर हम शुद्धता निकालना चाहते हैं, प्योरिटी परसेंटेज, तो प्योरिटी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। और अशुद्धता, इम्प्योरिटी अगर आप चाहते हो तो अशुद्धता निकालने का सूत्र होता है 100 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। और n क्या है? पीढ़ियों की संख्या। तो ये अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको दी। और अगर हम बात करें तो ये क्रमोन्नति बही प्रजनन, आउट ब्रीडिंग का प्रकार होता है, आउट ब्रीडिंग। तो ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन भी साथ ही साथ आपके पास में है। चलो, बही प्रजनन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, जब भी हमारे पास में वर्ड आए तरल नाइट्रोजन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन। सामान्यतः वातावरण में नाइट्रोजन गैस गैस अवस्था में होती है, पर उसको द्रव अवस्था या तरल अवस्था में तो -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर एक और आता है जिसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। शुष्क बर्फ को ड्राई आइस और सॉलिड CO2 के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसका टेम्परेचर होता है -79 डिग्री सेल्सियस। यह तापमान बहुत कम तापमान होता है। शून्य से कम तापमान पर हम वीर्य को संरक्षित कर सकते हैं। तो वीर्य स्ट्रॉ, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं सीमन स्ट्रॉ को स्टोर करने के लिए, तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर आ जाए तो -79 लगाना है। और ये लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन है, लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन। लॉन्ग टाइम क्या है? प्रिजर्वेशन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। देखो, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमारन साहब ने किया था। डॉक्टर संपत कुमारन ने कहां पर किया था? पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में। और कब किया था? तो 1939 में किया था, 1939, पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ कैटल, कैटल का प्रोजेक्ट कहां पर है? मेरठ में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रायबरेली उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश, IVRI, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में। ऑप्शन तो आपको पहले ही क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया, पर चार चार चीजें आपको जरूर याद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको काम देंगे। आगे बढ़ते हैं। वातावरण का प्रभाव उन लक्षणों में कम होता है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आर लेस। देखो, कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप जानते ही हैं कैरेक्टर ढीला है। तो कैरेक्टर मतलब हम बात करते हैं लक्षण। तो लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षणों का निर्धारण दो लोग करते हैं। एक कौन होते हैं? जीन। और दूसरा कौन होता है? वातावरण। वातावरण को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। स्पेलिंग में इधर उधर हो जाए, लोड नहीं लेना भाई, बात पर ध्यान दो। एनवायरमेंट। फिर अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है? हेरिडिटी, हेरिटेबिलिटी, है ना, अनुवंशन पर। किस पर? अनुवंशन। तो देखो, वह लक्षण जो अनुवंशन पर प्रभाव रखता है, जिनका अनुवांशिकता पर ज्यादा प्रभाव रहता है, वह लक्षण जो अनुवंशन पर ज्यादा निर्भर करते हैं, हेरिडिटी पर ज्यादा निर्भर करते हैं, उन पर वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है।
और जो अनुवंशन पर कर निर्भर करते हैं उन पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। मतलब अनुवंशन ज़्यादा तो वातावरण का प्रभाव कम, अनुवंशन कम तो वातावरण का प्रभाव ज़्यादा। तो आगे बढ़ाते हैं। वातावरण का प्रभाव उन लक्षणों में कम होता है, किन में कम होता है? जिनमें अनुवंशन या हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होती, तो हाई हेरिटेबिलिटी। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? ए वाला। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्राणुओं की कुल संख्या, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड काउंट टोटल काउंट स्पर्म, स्पर्म की कुल संख्या ज्ञात करने वाला एक यंत्र होता है, उसका नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से हम जो है शुक्राणुओं की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए सही आंसर कौन सा है? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पशुओं के विकास में चयन, चयन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन का कितना रोल है डेवलपमेंट में? तो अगर हम बात करें तो जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? पीएटी। तो पीएटी में बच्चों का क्या होगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन वाले बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में कृषि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो पढ़ाई लिखाई सिलेक्शन का कितना योगदान होता है उन्नति में? तो वह होता है 35 से 40%। कितने परसेंट? 35 से 40%, याद रखना है। अगला, वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का तापक्रम, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना। देखो, सीमन कलेक्शन करना है, वीर्य का एकत्रीकरण करना है। तो वीर्य एकत्रीकरण के लिए अगर हम बात करें तो एकत्रीकरण के समय 39 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो वीर्य एकत्रीकरण 21 से 23 ये नहीं होगा, 41 से 45, हाँ यार इस पर सोचना पड़ेगा, यही है। 30 से 35 नहीं, नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 41 से 45, पर ज़्यादा सही कौन सा है? 39 से 42 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। गाय को गर्भित कराने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो गाय को गर्भित कराने के लिए हमें जेस्टाइल नाम का इंजेक्शन देना पड़ता है, सल्वामेजाथिन। ये तो दस्त लग जाते हैं तब, दस्त रोधक है, बछड़ों को दस्त लग जाते हैं तब लगाते हैं सल्फामेजाथिन। ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑनसेट ऑफ यूट्रस, गर्भधारण कराने के लिए हमको जेस्टाइल नाम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्राम योजना, केंद्रीय ग्राम योजना देखो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई, देश आजाद हुआ, देश की उन्नति कराने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना आई, और इस योजना के अंतर्गत पशुओं में उन्नति करने के लिए एक स्कीम आई जिसका नाम था की विलेज स्कीम, या इसी का नाम रखा केंद्रीय ग्राम योजना। की विलेज स्कीम भी इसी को बोलते हैं, केंद्रीय ग्राम योजना भी इसको बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत हमें हर 500 पशुओं से मिलाकर एक की विलेज केंद्रीय ग्राम बनाना था, और ऐसे 4 गांव, कितने गांव? 500 पशुओं के 4 गांव जो है, ये 4 गांव एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर पर निर्भर रहेंगे। तो केंद्रीय ग्राम योजना जो है कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है। तो एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 2000 पशुओं के लिए उत्तरदायी होता है। यहीं पर एक अतिरिक्त बात कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है, बी वाला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड है। अब अगर हम अगली कहानी देखें तो अगली कहानी हमारे पास में क्या है कि भारत में पहला कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कब बना? 1942 में। कहाँ बना? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में बना था। 1942 में पहला केंद्र भारत के अंदर बना था। चलो अगला प्रश्न। ऋतुकाल में गाय को गर्भधारण कराने का अनुकूलतम समय है, ऑप्टिमम टाइम ऑफ इंसेमिनेशन ऑफ काउ ड्यूरिंग ईस्ट्रस। जब गाय ईस्ट्रस में आती है, मध्यकाल में आती है, तभी उसको नर पशु से मिलाना चाहिए, उसका गर्भधारण कराना चाहिए। तो जब वो चिल्लाती हैं, अगर हम ईस्ट्रस की बात करें तो ईस्ट्रस में 3 है, एक है अर्ली मतलब प्रारंभिक, दूसरी होती है मिड स्टेज मध्य अवस्था, और तीसरी होती है एंड अंत अवस्था। तो गर्भधारण का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? मिड टू एंड, मध्य से अंत के बीच में। तो मध्य आया हुआ है, अंत नहीं, ऋतुकाल के प्रारंभ में भी नहीं, किसी भी समय नहीं भाई। सबसे बढ़िया समय कौन सा है? मध्य से अंत वाला,
मध्य और अंत दोनों हो तो फिर हम कौन सा लगाएंगे, मध्य वाला। तो ये मिड वाला जो रहेगा उस समय हमको गर्भ धारण कराना चाहिए। और मध्य से अंत आए और प्रारंभ से मध्य, तो मध्य से अंत में गर्भ धारण कराना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, है ना, पशु प्रजनन हेतु प्रयुक्त होने वाली सबसे सामान्य विधि। तो सबसे सामान्य विधि अगर हम बात करें तो वह इस्तेमाल होती है इन ब्रीडिंग के आउट ब्रीडिंग। तो ज़्यादा सही कौन सा लगेगा, आउट ब्रीडिंग। पर आउट ब्रीडिंग की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास में कौन है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वह कौन सी है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग किसका प्रकार है, आउट ब्रीडिंग का। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पहली बार किसने किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, डॉक्टर संपत कुमारन ने 1939 पेलेस डेयरी फार्म मैसूर, पेलेस डेयरी फार्म मैसूर में करवाया था। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। यहीं पर एक और बात, भट्टाचार्य जी ने 1942 में IVRI इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या किया था, कृत्रिम गर्भाधान। यहाँ पर प्रयोग भी हुआ था और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी स्थापित हुआ था। और वहां पर प्रयोग किसने किए थे, डॉक्टर पी भट्टाचार्य जी ने। चलो आप जैसे कि जानते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बकरियों में गर्भधारण गर्मी आना के कितने बाद प्राकृतिक या कृत्रिम गर्भाधान का समय है, इन गॉट टाइम ऑफ मैटिंग और इंसेमिनेशन आफ्टर ऑनसेट ऑफ हिट। तो मध्य से अंत में 10 से 12 घंटे के बाद, 10 से 12 घंटे के समय पर हमें उनमें गर्भधारण कराना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग क्या घटाता है। तो इन ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, अंतः प्रजनन जिसमें निकट संबंधी मिलते हैं, इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन में अगर हम बात करें तो अंतः प्रजनन जो है अनुवांशिकता को तो बढ़ाता है ना, हेरिडिटी बढ़ाता है। दूसरा विभिन्नता को घटाता है, विभिन्नता को घटाता है, जबकि सांड की क्षमता को बढ़ाता है और भ्रूण की मृत्यु दर को भी बढ़ाता है। मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, प्रीपोटेंसी ऑफ बुल बढ़ जाती है। जो घटता है उसका नाम क्या है, वेरिएशन। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी। अब भाई अंतः प्रजनन में समान नस्ल मिलेगी ना, तो समान नस्ल मिलेगी तो फिर लक्षण नए थोड़ी ना आ पाएंगे, और नए लक्षण नहीं आ पाएंगे, सेम ब्रीड मिलेगी तो नए कैरेक्टर नहीं आ पाएंगे, मतलब विभिन्नता क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए कौन सी चीज कम होती है, तो आंसर क्या दिया है, विभिन्नता। अगला, संकरण क्या बढ़ाता है, क्रॉस ब्रीडिंग इंक्रीजेस। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या बढ़ाता है, उत्पादन बढ़ाता है, प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। बॉडी वेट बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिड विगर बढ़ाता है, संकर ओज बढ़ाता है, ये बात भी सही है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, डी वाला, ऑल ऑफ दिस। संकर ओज, संतान का माता पिता से गुणों में अच्छा होना, कौन बढ़िया हो गई, संतान, किससे, माँ बाप से। इस घटना को हम बोलते हैं संकर ओज, हाइब्रिड विगर। चलो तो 15 के बाद अगला क्वेश्चन, एक ही नस्ल, हाँ बच्चों, मेटिंग अमोंग द प्योर ब्रिड पर कैसी है, असंबंधी, अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये किसका प्रकार होगा, अंतः प्रजनन का प्रकार होगा कि बही का। तो अंतः और बही दोनों में जो है समान नस्लें मिलती हैं। अब बही प्रजनन के कितने, अंतः प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, एक क्लोज होता है और एक लाइन होता है ना। एक होता है संप्रजनन और एक होता है अंतर्वंश प्रजनन। फिर अगर हम बही प्रजनन के प्रकारों में बात करें तो इसमें भी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है क्रमोन्नति, ग्रेडिंग अप इसको कहते हैं। एक होता है संकरण और एक होता है प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन इसको हम बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, और इसको कहते हैं ग्रेडिंग अप।
और इनब्रीडिंग इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं आउटब्रॉडिंग। आउटब्रीडिंग। अब हम मिलान करना शुरू करते हैं, संकरण। संकरण में तो अलग अलग नस्लें मिलती हैं, तो अलग अलग नस्ल डिफरेंट ब्रीड्स अगर मिलती है तो एक ही नस्ल है ये नहीं आएगा। फिर हमारे पास में संप्रजनन, अंतर्वंश प्रजनन, तो प्रसंकरण, इसमें अलग अलग जाति मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रिड्स, ब्रिड्स नहीं स्पीसीज रहती है, स्पीसीज जाति, तो ये नहीं आ पाएगा। फिर आता है बही प्रजनन। अब बही प्रजनन की अगर हम बात करें तो बही प्रजनन का अगर हम देखें तो बही प्रजनन के अंदर समान नस्लें मिलती हैं, सेम ब्रिड, समान नस्ल। और भाई अंतर्वंश प्रजनन भी समान नस्ल मिलेगी, सेम ब्रिड मिलेगी। अब देखो हमारे पास में सेम ब्रिड वाले तो दोनों आ गए कि भाई समान नस्लें किस में मिलेगी, तो अंतर्वंश में भी समान नस्लें मिलेगी और बही प्रजनन में भी समान नस्ल। पर अब अंतर्वंश प्रजनन की अगर हम बात करें तो अंतर्वंश में जो पशु रहते हैं समान नस्ल वाले, वो संबंधित रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका आपस में रिश्ता होता है। पर अगर हम बही प्रजनन के प्रकार में बात कर रहे हैं तो यहां पर असंबंधित रहते हैं। तो असंबंधित नर मादा पशु जो कि समान नस्ल होते हैं, तो उसके लिए सही आंसर कौन सा बैठेगा, आउट क्रॉसिंग। कौन सा बैठेगा, आउट क्रॉसिंग। तो एक बात फिर से हमारे पास में यहां पर एक है इनब्रीडिंग और दूसरा है आउटब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं अंतः प्रजनन, और प्यारे बच्चों इसको कहते हैं बही प्रजनन। तो देखो इसमें समान नस्ल सेम ब्रिड हो सकती है, सेम ब्रिड, यहां पर भी समान नस्ल सेम ब्रिड। क्या कहेंगे, सेम ब्रिड। अब अगर हम बात करें तो यहां पर संबंधित होती हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित, रिलेटेड। और यहां पर मेल और फीमेल कैसे होते हैं, असंबंधित, नॉन रिलेटेड होते हैं। कौन से होंगे, नॉन रिलेटेड। तो यहां पर जो प्रश्न है उसमें एक ही नस्ल के असंबंधी, अनरिलेटेड, तो अनरिलेटेड के लिए सही आंसर कौन सा होगा, बही प्रजनन, जो कि हमने लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर्य के संग्रहण में कृत्रिम योनि का कोण, है ना, वाइल कलेक्शन ऑफ सीमन द एंगल ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, तो उसको 45 डिग्री के कोण पर इस्तेमाल करना चाहिए। कितने डिग्री के, जमीन के साथ में आर्टिफिशियल वेजाइना का एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री पर इस्तेमाल करना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर्य संग्रहण के समय कृत्रिम योनि में मौजूद पानी का तापक्रम होना चाहिए। देखो जो पानी भरोगे और गर्म हवा, पानी और गर्म हवा, गर्म हवा, हॉट एयर वाटर, है ना, शुड बी टेम्परेचर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल वेजाइना, तो उसका तापमान होता है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस। और स्खलन जब वीर्य निकलता है तब 39 से 42, इजेकुलेशन के टाइम पे 39 से 42। ढूंढो 30, 45, 60, 75। भाई 75 और 60 पर तो उबल ही रहा है, मर ही जाएगा, ठीक है। तो सही कौन सा होगा, 45 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीप संकरण, बेक क्रॉस, बेक क्रॉसिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो हमारे पास में एक ब्रिड, एक नस्ल ए है और एक दूसरी नस्ल बी है। ये दोनों नस्लें आपस में मिली और मिलने के बाद में एक नई नस्ल पैदा हुई जिसको हमने संकर या क्रॉस कहा है। अब ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस का उसके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स में भी विशेषकर किसके साथ, तो उसकी अगर हम बात करें तो संकर नर, ये जो संकर पैदा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं नर। इस नर का उसके माता पिता के साथ, माता पिता में भी किसके साथ, पेरेंट्स, पेरेंट्स में भी कौन, माता ही रहेगी, उसके साथ जो होगा उसको ही हम कहेंगे बेक क्रॉस। संकर मादा, संकर मादा, संकर मादा, संकर नर। शुद्ध वंशज के नर, मादा सही बात, शुद्ध वंशज के माता पिता,
शुद्ध वंशज की मादा, ये देखो ये क्या है, संकर मादा और संकर मादा, इनका थोड़ी ना हो पाए भाई, ये तो गलती से भी नहीं कराना यार, ठीक है। संकर नर और शुद्ध वंशज के माता पिता, तो हम बोलते हैं मेटिंग ऑफ क्रॉसब्रिड मेल विथ प्योर ब्रिड पेरेंट्स, प्योर ब्रिड पेरेंट्स है ना। तो प्योर ब्रिड पेरेंट्स के साथ में मेल का जो होता है मेटिंग, उसी को हम बोलते हैं बेक क्रॉस। तो डी वाला करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसांद्रक है सीमेंट डाइल्यूटर? भाई वीर्य की सांद्रता बढ़ाना है, मात्रा बढ़ाना है ना, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन या तनुकरण। तो अगर आदर्श तनुकरण का अनुपात देखें तो 1:10, देसी या इंडिजिनस के लिए देखें तो 1:10 से लेकर 1:20, और विदेशी एग्जॉटिक बुल के लिए देखें, है ना, एग्जॉटिक के लिए अगर यही बात देखोगे तो आपको रेशियो मिलेगा 1:100। और रेशो मिलाएंगे क्या, तो हमको ऐसा मटेरियल मिलाना चाहिए जो स्पर्म्स को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ पीएच को बैलेंस करेगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, कोकोनट मिल्क, नारियल पानी। नारियल पानी, एल्कोहल, एल्कोहल बेटा बच्चों ये शराब है, अरे वहीं से पी कर निकलेंगे, मतवाले हो जाएंगे, है ना, धुन में ऐसे ऐसे कहाँ दौड़ेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या मिला रहे हैं, कोकोनट मिल्क। चलो ये तो मजाक वाली बात थी। तो सीमेंट डाइल्यूटर के फॉर्म में विसंग्राहक के रूप में हम क्या मिलाते हैं, कोकोनट मिल्क, नारियल का पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं के प्रदर्शन को त्वरित सुधार करने के लिए, फटाफट सुधार कराना है यार, क्विक इंप्रूवमेंट कराने के लिए हमारे पास में कौन सी है, तो वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब वही संकरण, संकरण के द्वारा हम तेजी से उन्नति करा सकते हैं। ये इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन है। जैसे कि आप जानते ही हैं, ग्रेडिंग अप क्रमोन्नति, क्लोज ब्रीडिंग संप्रजनन कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संबंधित व्यक्तियों के बीच में, अरे ये रिलेटेड है यार, रिलेटेड इंडिविजुअल इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी। तो संबंधित व्यक्तियों के बीच होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। तो होमोजाइगोसिटी को कौन बढ़ाएगा, इनब्रीडिंग बढ़ाएगा, अंतः प्रजनन बढ़ाएगा। अंतः प्रजनन ढूंढो, अरे अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग तो है ही नहीं, तो फिर कौन आएगा, तो बोले क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग नहीं आएगा क्योंकि ये तो वही प्रजनन का प्रकार है। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण भी नहीं आएगा। ग्रेडिंग अप भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों किसके प्रकार है, वही प्रजनन के। और अंतः प्रजनन का एक ही भाग है जिसका नाम क्या है, लाइन ब्रीडिंग। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरवंश प्रजनन। अंतरवंश प्रजनन, अभी थोड़ी देर पहले एक चार्ट बनाया था, उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी थी अपन ने, याद दिलाऊं, कहाँ गया, ये अंतः प्रजनन, क्लोज और लाइन सम, ये अंतः प्रजनन के प्रकार है। ये बही प्रजनन, प्रसंकरण, संकरण, क्रमोन्नति। अच्छा यहाँ पर एक अपना छूटा हुआ है, ये है भिन्न संकरण। तो हमारे पास में बही प्रजनन के, है ना, आउट क्रॉसिंग इसको कहते हैं अंग्रेजी में, आउट क्रॉसिंग। तो ये मेरे पास में बही प्रजनन के 4 प्रकार हैं, ये अंतः प्रजनन के 2 प्रकार है। तो अंतः प्रजनन होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, इसका आंसर कौन होगा, लाइन। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक आ गए थे, टट्टा टा, टा, लाइन, अंतर्वंश। अगला, बेल को वीर्य इकट्ठा किया जाता है। पहली बात तो बेल से होता ही नहीं है, सांड से होता है, पर अब परीक्षा वाले ने बोला है तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीमन फॉर बुल, बुल मतलब सांड होता है, बेल अलग ही चीज होती है ना, पर इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कलेक्टेड फिल्ड इन थिन प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक की छोटी छोटी शीशियों में भर लेंगे। स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे। मेंटेन वेरी लो टेम्परेचर, पतली प्लास्टिक की स्ट्रॉ में भरकर तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। तो तरल नाइट्रोजन का तापमान -196। दूसरी बार क्वेश्चन आया, बहुत मजा आया। अगला क्वेश्चन, वह तकनीक जिसमें जीवित शुक्राणुओं वाले वीर्य को नर से एकत्रित किया जाता है और उपकरणों की सहायता से उचित समय पर मादा में पेश कर दिया जाता है। द टेक्निक इन विच सीमन लिया, लाइव स्पर्म है, कलेक्ट किया है उसको मेल से, इंट्रोड्यूस इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, प्रॉपर टाइम, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अरे भाई क्या बोल रहे हैं कि मेल नर जो होता है उससे सीमेन कलेक्ट किया और सीमेन कलेक्ट करके फीमेल के अंदर डिपॉजिट कर दिया,
और ये काम एक ह्यूमन बीइंग ने किया है, मनुष्य ने किया। इस प्रोग्राम का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। हाँ हाँ, कैसा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसके बारे में तो अपन जानते हैं, भारत में 1939 में पहली बार हुआ था, और पहला केंद्र कब बना, 1942 में। अगला क्वेश्चन, जानवरों की विभिन्न प्रजातियां, फॉलोइंग आर रिलेटेड मेथड डिफरेंट स्पीसीज। विभिन्न प्रजातियां अगर मिलती है, स्पेकुलम मेथड, वेजाइनल मेथड और रेक्टो वेजाइनल मेथड, तो ये जो चीजें हैं में विधि निम्नलिखित है, जैसे कि स्पेकुलम विधि चम्मच से, वेजाइनल मेथड, है ना, ये जो विधियां हैं इनका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इनका उपयोग किया जाता है गर्भाधान में, इंसेमिनेशन में। फीमेल के अंदर आपको सीमेन डिपॉजिट कराना है, वीर्य छोड़ना है, तो उसके लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। फुट रॉट, एंथ्रेक्स, मवेशी प्रबंधन में नहीं, ये नहीं, इंसेमिनेशन में इसका उपयोग है। अगला क्वेश्चन, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। अरे क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग इज द टाइप ऑफ इन ब्रीडिंग, अपने चार्ट के अंदर देखा है, इन ब्रीडिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अंतः प्रजनन। अब प्रश्न बहुत बड़ा है, फ्रॉम द फीचर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम। नीचे दी गई विशेषताओं से क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब संकरण की कौन सी प्रणाली है, ये पहचानना तुमको। पहला, क्रॉस ब्रीडिंग प्रणाली में पहले क्रॉस या F1 संतान पैदा करता है। द क्रॉस सिस्टम प्रोड्यूस एफ फर्स्ट क्रॉस F1 प्रोजेनी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ए और बी को मिलाएंगे तो नया जो पैदा होगा उसको F1 प्रोजेनी कहेंगे, ये बात सही है। चलो, इस प्रणाली में नस्लों के क्रॉस से उत्पन्न संतानों को आमतौर पर बेचने के लिए कमर्शियल, वाणिज्यिक प्रजनक को बेच दिया जाता है। इन द सिस्टम द प्रोजेनी, जो ये पैदा हुआ है इसको, रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस ऑफ ब्रिड्स आर यूजुअली ऑल सोल्ड, बेच दिया जाता है, फॉर शॉल्टर टू द अनदर कमर्शियल ब्रीडर, किसी और को बेच दिया जाता है, शॉल्टर जो मांस पैदा करने वाले रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा तो जो है क्रॉस ब्रीडिंग में होता है, एक दो नस्लें मिली और दो से जो पैदा हुआ उसको बाजार में बेच दिया, तो इसमें कितनी नस्लें मिल रही, केवल दो। चलो, तीसरा, प्रणाली उन स्थितियों के लिए सबसे उपयोगी है जहां पर विशिष्ट नस्ल की मादाएं किसी दिए गए वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। टू ब्रीड क्रॉस सिस्टम, ओ सॉरी, द सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल situation in which female of specific breed are well adapted to given environment, मादा उस environment में अच्छी तरह से जम जाती है। तो रोटेशनल क्रॉस पहला दिया है ना, कौन सी प्रणाली है, रोटेशनल। रोटेशनल में क्या होता है, ए रहता है, बी रहता है, और ए बी से पैदा हुआ F1, फिर सी रहता है, फिर आता है F2, F2 का ए से, ऐसा बार बार चलता है, बार बार, तो हम रोटेशन वाला आंसर नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, हमारे पास में आ रहा है टू ब्रिड क्रॉस सिस्टम, टू ब्रिड, दो नस्लों का क्रॉसिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही आंसर सी बैठ रहा है हमारे पास में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दो अलग अलग नस्लें मिल रही है और उसके जो पैदा हो रहे हैं F1 प्रोजेनी, जो संकर पैदा हुआ उसको बाजार में डायरेक्ट बेचा जा सकता है। तो बी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैक क्रॉस तो हम पीछे वाले सेक्शन में ही पढ़कर आए हैं। Which of the following fact related to animal breeding program is not true? पशु प्रजनन योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत बात ढूंढना है। इन एनिमल ब्रीडिंग पोटेंशियल पेरेंट्स आर सिलेक्टेड, पोटेंशियल पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, मतलब अच्छे माता पिता का चयन करते हैं। सर्टन ट्रेंड्स एंड बेस्ट वन आर इंडीड यूज्ड एज अ पेरेंट, बिल्कुल सही बात है। हम पशु प्रजनन की क्रिया में संभावित माता पिता के कुछ लक्षणों के लिए चुना जाता है, चुना, और उनमें से जो अच्छे होते हैं उनका ही इस्तेमाल करते हैं, और सबसे अच्छों को वास्तव में माता पिता के रूप में उपयोग किया जाता है। ये बात सही है, ये बात सही है, इसलिए हमको तो गलत ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। दूसरा, एनिमल ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर रिफ्लेक्टेड मोर और लेस इन देयर ऑफस्प्रिंग, सही बात है कि कौन से लक्षण जो है वो माता पिता के बच्चों में दिखाई देते हैं। पशु प्रजनन इस तथ्य पर आधारित है कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में कम या ज्यादा
परिलक्षित होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये बात भी सही है। लक्षण लगभग आनुवांशिक हैं, बिल्कुल। और डीएनए का 70% जिसमें एक जानवर के लक्षण शामिल होते हैं। भाई एक जानवर के कितने परसेंट? 70% होंगे। माता पिता से उसकी संतान को पारित किया जाता है? नहीं भाई, माता पिता से संतान को 70% नहीं जाते, 50% जाते, 50-50। ये लिखा है इंग्लिश में। ट्रेड्स आर कॉमन आर लेस हेरिटेबल and that of 70% of DNA comprising the heritable ability for the traits of an animal is passed from parent to offspring। अरे माँ बाप से बच्चों में 70%, नहीं 50-50, माता के 50, पिता के 50। और ये क्या बोल रहा है कि भाई जो माता पिता से उसकी संतान में पारित होते हैं 70%, है ना, और जो कि लक्षण अच्छे होते हैं वो, तो ये तो गलत है। वांछित लक्षणों के लिए अगली पीढ़ी को आनुवंशिक रूप से सुधारा जा सकता है, ये बात भी सही है। प्रोग्राम में आप नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो गलत बात ये 70% वाली है, 50-50% आते हैं बच्चों, इसलिए सही आंसर गलत। गलत सेंटेंस कौन सा है? सी वाला, और वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट यूज्ड। निम्नलिखित में से किसके लिए कृत्रिम गर्भाधान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? नहीं। तो भाई चूजिंग द शायर और योर ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर वर्ल्ड वाइड पूल ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के विश्वव्यापी पूल से अपने प्रजनन कार्यक्रम के लिए नर पशु का चयन हम कर सकते हैं। विदेश में कोई नर रह रहा है बहुत अच्छी नस्ल का, उसका वीर्य मंगाकर हम अपना प्रजनन प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें हमको किसकी मदद लगेगी? कृत्रिम गर्भाधान की। डायरिया को ठीक करने के लिए कैन बी यूज्ड एज क्योर। दस्त डायरिया को दस्त बोलते, दस्त में प्रजनन का क्या योगदान? कोई योगदान नहीं है। तो ये वाला ही मेरा सही आंसर हो गया, बी। खर्च से परहेज और बैलों को चारागाह में रखने की अतिरिक्त परेशानी, सब चलेगा, पर ये इसके लिए तो नहीं कर सकते भाई। खर्च से परहेज और बैलों को चारागाह में रखने की अतिरिक्त परेशानी होती है। अवॉइडिंग द एक्सपेंसेस एंड एडेड द ट्रबल टू कीपिंग द बुल इन पास्चर। ठीक है, तो क्या रहता है कि हमको ज़्यादा सांड नहीं रखना पड़ेंगे अगर हम कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो। ठीक है, चलो, तो ये भी एक फ़ायदा है। और नॉट यूज्ड कर रहा है। तो ब्रीडिंग मोर काउज, एक ही बेल सांड से एक से ज़्यादा गायों को आप गर्भित करा सकते हो। प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में एक समय में एक ही सांड से अधिक गायों को गर्भित कराया जा सकता है। तो बिल्कुल ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। और मुझसे नॉट ट्रू पूछा हुआ है, तो गलत सेंटेंस कौन सा हो गया है मेरे पास में? बी वाला। और यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। आगे बढ़ते हैं। बीकानेरी और मेरिनो, क्रॉस ऑफ बीकानेरी एंड मेरिनो। देखो दुनिया में सबसे अच्छा उल प्रोडक्शन कौन करती है? मेरिनो। भारत में जो सबसे ज्यादा ऊन देती है वो कौन है? बीकानेरी। और इन दोनों के क्रॉस से बना था हिसार डेल। कौन सा बना है? हिसार डेल। तो हिसार डेल कहाँ मिल रहा है? डी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बकरी का गर्भावस्था का गेस्टेशन पीरियड ऑफ गॉट 150 दिन। गाय का पूछता तो 282 दिन, भैंस का पूछता तो 310 दिन। तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ 282 डेज एंड गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज 310 डेज। इसको अगर आप देखें तो कई बार 10 मंथ 10 डेज, 10 महीने 10 दिन भी बोलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। IVRI का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेजिटेबल नहीं, वायरस नहीं, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया नहीं, इंडियन आएगा, है ना, सन्नी देओल की इंडियन वाला। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, प्रति गाय प्रति वर्ष सुखद जीवन का कलिंग आइडियली कलिंग परसेंटेज, है ना। तो कलिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, कलिंग मतलब झुंड से खराब पशुओं को बाहर निकालना। कलिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं नीक्रष्टन। तो खराब चीजों को बाहर निकालने का जो प्रोग्राम है, अगर आपको अच्छा हर्ड बनाकर रखना है तो हर साल लगभग 10% गायों का क्या करना चाहिए? कलिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया है? 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व की दूसरी भैंस का नाम क्या है? सेकेंड बफेलो काफ। तो पहले तो हम समझते हैं कि सेकेंड बफेलो काफ क्या होता है। देखो, सबसे पहले दुनिया में क्लोन बनाया गया है ना, क्लोन, क्लोन वाली मेथड। क्लोन क्या होता है? एक कोशिका ली और एक कोशिका से पूरा बॉडी बना दिया, पूरी शरीर बना दी। तो एक कोशिका से पूरा शरीर बनाने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। और क्लोन बनाया है क्लोन। तो सबसे पहले क्लोन जो बना था वो एक भेड़ का बना था, उसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली। तो सबसे पहले क्लोन किसका बना है? भेड़ का, और उस भेड़ का नाम क्या था? डॉली। और यही क्लोनिंग का सिस्टम हमने किस में लाए हैं? बफेलो, भैंस में। तो भैंस में जो बनाया गया था तो उसका नाम क्या रखा हुआ था? गरिमा। इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? गरिमा। तो बफेलो क्लोन, बफेलो क्लोन की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा। चलो, और पहला अगर क्लोन पूछे तो कौन आएगा? डॉली। डॉली किसकी है? शिप की है। शिप माने भेड़। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी इसको बोलते हैं, विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बफेलो काफ जो भेड़ का बना है तो उसका नाम क्या है? प्रथमा। ये आपको याद रखना है। एक क्लोन वाला है और एक इन विट्रो है। तो क्लोन में जो बना है पहला तो है डॉली, डॉली डॉली डॉली। अभी आप शायद देखते ही होंगे, डॉली भैया का बहुत कार्यक्रम तेज चल रहा है ना। तो डॉली के बाद में हमारे पास में कौन था? गरिमा। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि देखो, ध्यान रखो, पहले कौन आई? डॉली। डॉली के बाद में डॉली भैया मार्केट में चल रहे हैं। अब किसकी बारी है? गरिमा की। और इन विट्रो में जो आएगा उसका नाम क्या है? प्रथमा। तो ये इस तरह से जो है इन विट्रो और क्लोन में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखते हैं हमारा ये जो टॉपिक है पशु प्रजनन यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।